नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भीष्म शाहिनी जी द्वारा लिखी कहानी ओ हरामजादे लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं। घुमक्कड़ी के दिनों में मुझे खुद मालूम न होता कि कब किस घाट चलूँगा। कभी भूमध्य सागर के तट पर भूली बिसरी किसी सभ्यता के खंडहर देख रहा होता, तो कभी यूरोप के किसी नगर की जनाकीर्ण सड़कों पर घूम रहा होता। दुनिया बड़ी विचित्र पर साथ ही अबोध और अगम्य लगती। जान पड़ता जैसे मेरे ही तरह वह भी बिना किसी घुरे के निरुद्देश्य रही है। ऐसे ही एक बार मैं यूरोप के एक दूरवर्ती इलाके में जा पहुंचा था। एक दिन दोपहर के वक्त होटल के कमरे में से निकलकर मैं खाड़ी के किनारे बेंच पर बैठा आती जाती नावों को देख रहा था, जब मेरे पास से गुजरते हुए अधेड़ उम्र की एक महिला टक्कर खड़ी हो गई। मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया। मैंने समझा उसे किसी दूसरे चेहरे का मुगालता हुआ होगा, पर वह और निकट आ गई। भारत से आए हो? उसने धीरे से बड़ी शिष्ट मुस्कान के साथ पूछा। मैंने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मैं देखते ही समझ गई थी कि तुम हिंदुस्तानी होगे। और वह अपना बड़ा सा थैला बेंच पर रखकर मेरे पास बैठ गई। नाटे कद की बोझल से शरीर की महिला बाजार से सौदा खरीद के लौट रही थी। खाड़ी के नीले जल जैसी ही उसकी आंखें थीं। इतनी साफ नीली आंखें केवल छोटे बच्चों की ही होती हैं। इस पर साफ गोरी त्वचा पर बाल खिचड़ी हो रहे थे और चेहरे पर हल्की हल्की रेखाएं उतर आई थीं, जिनके जाल से खाड़ी हो या रेगिस्तान कभी कोई बच नहीं सकता। अपना खरीदारी का थैला बेंच पर रखकर वह मेरे पास तनिक सुस्ताने के लिए बैठ गई। वह अंग्रेज नहीं थी, पर टूटी फूटी अंग्रेजी में अपना मतलब अच्छी तरह से समझा लेती थी। मेरा पति भी भारत का रहने वाला है, इस वक्त घर पर है। तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। मैं थोड़ा हैरान हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस आदि देशों में तो हिंदुस्तानी लोग बहुत मिल जाते हैं, वहीं पर सैकड़ों बस भी गए हैं, लेकिन यूरोप के इस दूर दराज के इलाके में कोई हिंदुस्तानी क्यों आकर रहने लगा होगा। कुछ कौतूहल बस कुछ वक्त काटने की इच्छा से मैं तैयार हो गया। चलिए, जरूर मिलना चाहूँगा। और हम दोनों उठ खड़े हुए। सड़क पर चलते हुए मेरी नज़र बार बार उस महिला के गोल मटोल शरीर पर जाती रही। उस हिंदुस्तानी ने इस औरत में क्या देखा होगा जो घर बार छोड़कर यहाँ इसके साथ बस गया है। संभव है जवानी में चुलबुली और नटखट रही होगी। इसकी नीली आंखों ने कहल ढाए होंगे। हिंदुस्तानी मरता ही नीली आंखों और गोरी चमड़ी पर ही है, पर अब तो समय उस पर कहल ढाने लग गया। 50-55 की रही होगी। थैला उठाए हुए सांस बार बार फूल रहा था। कभी उसे एक हाथ में उठाती और कभी दूसरे हाथ में। मैंने थैला उसके हाथ से ले लिया और हम बतियाते हुए उसके घर की ओर जाने लगे। आप भी कभी भारत गई हैं? मैंने पूछा। एक बार गई थी। लाल ले गया था, पर इसे तो अब लगता है 20 बरस बीत चुके हैं। लाल साहब तो जाते रहते होंगे, महिला ने खिचड़ी वालों वाला अपना सिर झटक कर कहा। नहीं, वह भी नहीं गया। इसलिए वह तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। यहाँ हिंदुस्तानी बहुत कमाते हैं। तंग सीढ़ियाँ चढ़कर हम एक फ्लैट में पहुँचे। अंदर रोशनी थी और एक खुला सा कमरा, जिसकी चारों दीवारों के साथ किताबों से ठस भरी अलमारियाँ रखी थी। दीवार पर जहाँ कहीं कोई टुकड़ा खाली मिल गया था, वहाँ तरह तरह के नक्शे और मानचित्र टांग दिए गए थे। उसी कमरे में दूर खिड़की के पास वाले कमरे में काले रंग का सूट पहने, सांवले रंग और उड़ते सफ़ेद बालों वाला एक हिंदुस्तानी बैठा कोई पत्रिका बाँच रहा था। लाल, देखो तो कौन आया है, इनसे मिलो। तुम्हारे एक देशवासी को जबरदस्ती खींच लाई हूँ, महिला ने हंसकर कहा। वह उठ खड़ा हुआ और जिज्ञासा और कौतूहल से मेरी ओर देखता हुआ आगे बढ़ाया। आइए आइए, बड़ी खुशी हुई। मुझे लाल कहते हैं। मैं यहाँ इंजीनियर हूँ। मेरी पत्नी ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है जो आपको ले आई हैं।
ऊंचे लंबे कद का आदमी निकला। यह कहना कठिन था कि भारत के किस हिस्से से आया है। शरीर का बोझल और ढीला ढाला था। दोनों कनपटियों के पास सफेद बालों के गुच्छे से उंगाए थे, जबकि सिर के ऊपर गिने चुने सफेद बाल उड़ से रहे थे। दुआ सलाम के बाद हम बैठे ही थे कि उसने सवालों की झड़ी लगा दी। दिल्ली शहर तो अब बहुत कुछ बदल गया होगा, उसने बच्चों के से आग्रह के साथ पूछा। हाँ, बदल गया है। अब कब थे दिल्ली में? मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ। यूं लड़कपन में बहुत बार दिल्ली गया हूँ। रहने वाला तो मैं पंजाब का हूँ, जालंधर का। जालंधर तो आपने कहाँ देखा होगा? ऐसा तो नहीं, मैं स्वयं पंजाब का रहने वाला हूँ। किसी जमाने में जालंधर में रह चुका हूँ। मेरे कहने की देर थी कि वह आदमी उठ खड़ा हुआ और लपक कर मुझे बाहों में भर लिया। ओ लाजम, तुम बोलना नहीं, एजा जलंधर का रहने वाला है। मैं सबूचा गया। ढीले ढाले बुजुर्ग को यूं उत्तेजित होता देख मुझे अटपटा सा लगा, पर वह सिर से पांव तक पुलक उठा था। इसी उत्तेजना में वह आदमी मुझे छोड़कर तेज तेज चलता हुआ पिछले कमरे की ओर चला गया और थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी को साथ लिए अंदर दाखिल हुआ, जो इसी बीच थैला उठाए अंदर चली गई थी। हेलेन, यह आदमी जलंधर से आया है, मेरे शहर से। तुमने बताया ही नहीं। उत्तेजना के कारण उसका चेहरा दमकने लगा था और बड़ी बड़ी आंखों के नीचे घुंघरूं में नमी आ गई थी। मैंने ठीक ही किया ना, महिला कमरे में आते हुए बोली। उसने इस बीच अप्रैन पहन लिया था और रसोई घर में काम करने लग गई थी। बड़ी शालीन स्निग्ध नज़र से उसने मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर वैसी ही शालीनता झलक रही थी जो 10 वर्ष तक शिष्टाचार निभाने के बाद स्वभाव का अंग बन जाती है। वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आकर बैठ गई। लाल मुझे भारत में जगह जगह घुमाने ले गया था। आगरा, बनारस, कलकत्ता, हम बहुत घूमे थे। वह बुजुर्ग इस बीच टकटकी बांधे मेरी ओर देखे जा रहा था। उसकी आंखों में वही रूमानी किस्म का देश प्रेम झलकने लगा था जो देश के बाहर रहने वाले हिंदुस्तानी की आंखों में अपने किसी देशवासी से मिलने पर चमकने लगता है। हिंदुस्तानी पहले तो अपने देश से भागता है और बाद में उसी हिंदुस्तानी के लिए तरसने लगता है। भारत छोड़ने के बाद आप बहुत दिन से भारत नहीं गए, आपकी श्रीमती बता रही थी। भारत के साथ आपका संपर्क तो रहता ही होगा। और मेरी नज़र किताबों से ठठाठस भरी अलमारियों पर पड़ी। दीवारों पर टंगे अनेक मानचित्र भारत के ही मानचित्र थे। उसकी पत्नी अपनी भारत यात्रा को याद करके कुछ अनमनी सी हो गई थी। एक छाया सी मानो उसके चेहरे पर डोलने लगी थी। लाल के कुछ मित्र संबंधी अभी भी जालंधर में रहते हैं। कभी कभी उनका खत आ जाता है। फिर हंसकर बोली, उनके खत मुझे पढ़ने के लिए नहीं देता, कमरा अंदर से बंद करके उन्हें पढ़ता है। तुम क्या जानो कि उन खतों में मुझे क्या मिलता है? लाल ने भावुक होते हुए कहा। इस पर उसकी पत्नी उठ खड़ी हुई। तुम लोग जलंधर की गलियों में घूमो, मैं चाय का प्रबंध करती हूँ, उसने हंस के कहा और उन्हीं कदमों रसोई घर की ओर घूम गई। भारत के प्रति उस आदमी की अत्यधिक भावुकता को देखकर मुझे अचंभा भी हो रहा था। देश के बाहर शताब्दियों तक रह चुकने के बाद भी कोई आदमी बच्चों की तरह भावुक हो सकता है? मुझे अटपटा लग रहा था। मेरे एक मित्र को भी आप ही की तरह भारत से लगाव था, मैंने आवाज़ को हल्का करते हुए मजाक के से लहजे में कहा। वह भी वर्षों तक देश के बाहर रहता रहा था। उसके मन में ललक उठने लगी कि कब मैं फिर से अपने देश की धरती पर पांव रख पाऊंगा। कहते हुए मैं क्षण भर के लिए ठिठका। मैं जो कहने जा रहा हूँ शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी धृष्टता से बोलता चला गया। चुनाचे वर्षों बाद सचमुच वह एक दिन टिकट कटवाकर हवाई जहाज द्वारा दिल्ली जा पहुंचा। उसने खुद यह किस्सा बाद में मुझे सुनाया था। हवाई जहाज से उतरकर वो बाहर आया। हवाई अड्डे की भीड़ में खड़े खड़े ही वह नीचे की ओर झुका और बड़ी श्रद्धा भाव से भारत की धरती को स्पर्श करने के बाद खड़ा हुआ तो देखा
बटुआ गायब था। बुजुर्ग अभी भी मेरी ओर देखे जा रहा था। उसकी आंखों के भाव में एक तरह की दूरी आ गई थी, जैसे अतीत की अंधियारी खोह में से दो आंखें मुझ पर लगी हों। उसने झुककर स्पर्श किया, तो यही बड़ी बात है, उसने धीरे से कहा। दिल की साथ तो पूरी कर ली। मैं सकुचा गया। मुझे अपना व्यवहार भौना सा लगा, लेकिन उसकी सनक के प्रति मेरे दिल में गहरी सहानुभूति हो रही हो ऐसा भी नहीं था। वह अभी भी मेरी ओर बड़े स्नेह से देखे जा रहा था। फिर वह सहसा उठ खड़ा हुआ। ऐसे मौके तो रोज नहीं आते, इसे तो हम सेलिब्रेट करेंगे। और पीछे जाकर एक अलमारी में से कॉन्याक शराब की बोतल और 2 शीशे के जाम उठा लाया। जाम में कॉन्याक उड़ेली गई। वह मेरे साथ बगलगीर हुआ और हमने इस अनमोल घड़ी के नाम जाम टकराए। आपको चाहिए कि आप हर तीसरे चौथे साल भारत की यात्रा पर जाया करें, इससे मन भरा रहता है, मैंने कहा। इसने सिर हिलाया। एक बार गया था, लेकिन तभी निश्चय कर लिया था कि अब कभी भारत नहीं आऊँगा। शराब के 2-1 जामों के बाद ही वह खुलने लगा था और उसकी भावुकता में एक प्रकार की आत्मीयता का पुट भी आने लगा था। मेरे घुटने पर हाथ रखकर बोला, मैं घर से भाग कर आया था। तब मैं बहुत छोटा था। इस बात को अब लगभग 40 साल होने को आए हैं। वह थोड़ी देर के लिए पुरानी यादों में खो गया, पर फिर अपने को झटका सा देकर वर्तमान में लौट आया। जिंदगी में कभी कोई बड़ी घटना जिंदगी का रुख नहीं बदलती। हमेशा छोटी तुच्छ सी घटनाएं ही जिंदगी का रुख बदलती हैं। मेरे भाई ने केवल मुझे डांटा था कि तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, आवारा घूमते रहते हो, पिताजी का पैसा बर्बाद करते हो। और मैं उसी रात घर से भाग गया था। कहते हुए उसने फिर से मेरे घुटने पर हाथ रखा और बड़ी आत्मीयता से बोला, अब सोचता हूँ वह एक बार नहीं 10 बार भी मुझे डांटता तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझता। कम से कम कोई डांटने वाला तो था। कहते कहते उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। बाद में मुझे पता चला कि मेरी माँ जिंदगी के आखिरी दिनों तक मेरा इंतज़ार करती रही थी और मेरा बाप हर रोज़ सुबह 11 बजे जब डाकिये के आने का वक्त होता तो वह घर के बाहर चबूतरे पर आकर खड़ा हो जाता था। और इधर मैंने यह दृढ़ निश्चय कर रखा था कि जब तक मैं कुछ बन न जाऊं, घर वालों को खत नहीं लिखूंगा। एक क्षीण सी मुस्कान उसके होंठों पर आई और बुझ गई। फिर मैं भारत गया। यह लगभग 15 साल बाद की बात रही होगी। मैं बड़े मंसूबे बंद कर गया था। उसने फिर जाम भरे और अपना किस्सा सुनाने को मैं खोला ही था कि चाय आ गई। नाटे कद की उसकी गोल मटोल पत्नी चाय की ट्रे उठाए मुस्कुराती हुई चली आ रही थी। उसे देखकर मन में फिर से सवाल उठा, क्या यह महिला जिंदगी का रुख बदलने का कारण बन सकती है? चाय आ जाने पर वार्तालाप में औपचारिकता आ गई। जालंधर में हम माई हीरा के दरवाजे के पास रहते थे। तब तो जालंधर बड़ा टूटा फूटा सा शहर था। क्यों हनी, तुम्हें याद है जालंधर में हम कहाँ पर रहे थे? मुझे गलियों के नाम तो मालूम नहीं ला, लेकिन इतना याद है कि सड़कों पर कुत्ते बहुत घूमते थे और नालियाँ बड़ी गंदी थी। मेरी बड़ी बेटी तब वह 1.5 साल की थी। मक्खी देखकर डर गई थी। पहले कभी मक्खी नहीं देखी थी। वहीं पर हमने पहली बार गिलहरी को भी देखा था। गिलहरी उसके सामने से लपककर एक पेड़ पर चढ़ गई तो वह भागती हुई मेरे पास दौड़ आई थी। और क्या था वहाँ? हम लाल के पुश्तैनी घर में रहे थे। चाय पीते समय हम इधर उधर की बातें करते रहे, भारत की अर्थव्यवस्था की, नए नए उद्योग धंधों की। और मुझे लगा कि देश से दूर रहते हुए भी यह आदमी देश की गतिविधि से बहुत कुछ परिचित है। मैं भारत में रहते हुए भी भारत के बारे में बहुत कम जानता हूँ। आप भारत से दूर हैं पर भारत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उसने मेरी ओर देखा और हौले से मुस्कुराकर बोला, तुम भारत में रहते हो, यही बड़ी बात है। मुझे लगा जैसे सब कुछ रहते हुए भी एक अभाव सा इस आदमी के दिल को अंदर ही अंदर चाटता रहता है।
एक खला जिसे जीवन की उपलब्धियां और आराम आयासाए कुछ भी नहीं पाट सकता। जैसे रह रहकर कोई जख्म सरिसने लगता हो। सहसा उसकी पत्नी बोली, लाल ने अभी तक अपने को इस बात के लिए माफ नहीं किया कि उसने मेरे साथ शादी क्यों की। हेलेन, मैं अटपटा महसूस करने लगा। मुझे लगा जैसे भारत को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा उठ खड़ा होता होगा, और जैसे इस विषय पर झगड़ते हुए ही ये लोग बुढ़ापे के दहलीज तक आ पहुंचे थे। मन में आया कि मैं फिर से भारत की बुराई करूं, ताकि यह सज्जन आदमी अपनी भावुक परिकल्पनाओं से छुटकारा पाए। लेकिन यह कोशिश बेसुध थी। सच कहती हूँ, उसकी पत्नी कहे जा रही थी, इसे भारत में शादी करनी चाहिए थी, तब वह खुश रहता। मैं अब भी कहती हूँ कि भारत चला जाए और मैं अलग यहाँ रहती रहूँगी। हमारी दोनों बेटियाँ बड़ी हो गई हैं, मैं अपना ध्यान रख लूँगी। वह बड़ी संतुलित निर्लिप्त आवाज़ में कहे जा रही थी। उसकी आवाज़ में न शिकायत का स्वर था, न क्षोभ का। मानो अपने पति के ही हित की बात बड़ी तर्क संगत और सुनिश्चित ढंग से कह रही हो। पर मैं जानती हूँ वह वहाँ पर भी सुख से नहीं रह पाएगा। अब तो वहाँ की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और वहाँ पर अब इसका कौन बैठा है? माँ रही ना बाप। भाई ने मरने से पहले पुराना पुश्तैनी घर भी बेच दिया था। हेलेन, प्लीज, बुजुर्ग ने वास्ता डालने कैसे लहजे में कहा। अब की बार मैंने स्वयं इधर उधर की बातें छेड़ दी। पता चला कि उनकी 2 बेटियां हैं जो इस समय घर पर नहीं थीं। बड़ी बेटी बाप की ही तरह इंजीनियर बनी थी, जबकि छोटी बेटी अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। कि दोनों बड़ी समझदार और प्रतिभा संपन्न हैं, युवतियां हैं। क्षण भर के लिए मुझे लगा कि मुझे इस भावुकता की ओर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। इसे सनक से ज़्यादा नहीं समझना चाहिए, जो इस आदमी को कभी कभी परेशान करने लगती है। जब अपने वतन का कोई आदमी इससे मिलता है, मेरे चले जाने के बाद भावुकता का यह ज्वार उतर जाएगा और यह फिर से अपने दैनिक जीवन की पटरी पर आ जाएगा। आखिर चाय का दौर ख़त्म हुआ और हमने सिगरेट सुलगाया। कॉन्याक का दौर अभी भी थोड़े थोड़े वक्त के बाद चल रहा था। कुछ देर सिगरेटों सिगारों की चर्चा चली। इसी बीच उसकी पत्नी चाय के बर्तन उठाकर किचन की ओर बढ़ गई। हाँ, आप कुछ बता रहे थे कि कोई छोटी सी घटना घटी थी। वह क्षण भर के लिए ठिठका, फिर सिर टेढ़ा करके मुस्कुराने लगा। तुम अपने देश से ज़्यादा देर बाहर नहीं रहे, इसलिए नहीं जानते कि परदेश में दिल की कैफियत क्या होती है। पहले कुछ सालों तो मैं सब कुछ भूले रहा, पर भारत से निकले 10-12 साल बाद भारत की याद रह रहकर मुझे सताने लगी। मुझ पर एक जुनून सा तारी होने लगा। मेरे व्यवहार में भी एक बचपना सा आने लगा। कभी कभी मैं कुर्ता पजामा पहनकर सड़कों पर घूमने लगता था, ताकि लोगों को पता चले कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। कभी जोधपुरी चप्पल पहन लेता, जो मैंने लंदन से मंगवाई थी। लोग सचमुच बड़े कौतूहल से मेरे चप्पल की ओर देखते और मुझे बड़ा सुख मिलता। मेरा मन चाहता कि सड़कों पर पान चबाता हुआ निकलूं, धोती पहनकर चलूं। मैं सचमुच दिखाना चाहता था कि मैं भीड़ में खोया अजनबी नहीं हूँ। मेरा भी कोई देश है, मैं भी कहीं का रहने वाला हूँ। परदेश में रहने वाले हिंदुस्तानी के दिल को जो बात सबसे ज़्यादा सालती है, वह यह है कि वह परदेश में एक के बाद एक सड़क लांघता चला जाए और उसे कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, जबकि अपने वतन में हर तीसरा आदमी वाकिफ होता है। दिवाली के दिन मैं घर में मोमबत्तियाँ लाकर जला लेता, हेलेन के माथे पर बिंदी लगाता, उसकी मांग में लाल रंग भरता। मैं इस बात के लिए तरस तरस जाता कि रक्षाबंधन का दिन हो और मेरी बहन अपने हाथों से मुझे राखी बांधे और कहे, मेरा वीर जुग जुग जिए। मैं वीर शब्द सुन पाने के लिए तरस तरस जाता। आखिर मैंने भारत जाने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा मैं हेलेन को भी साथ ले चलूँगा।
और अपनी 1.5 बरस की बच्ची को भी। हेलेन को भारत की सैर कराऊंगा और यदि उसे भारत पसंद आया तो वहीं छोटी मोटी नौकरी करके रह जाऊंगा। पहले तो हम भारत में घूमते घामते रहे, दिल्ली, आगरा, बनारस। मैं एक एक जगह बड़े चाव से इसे दिखाता और इसकी आंखों में इसकी प्रतिक्रिया देखता रहता। इसे कोई जगह पसंद होती तो मेरा दिल गर्व से भर उठता। फिर हम जलंधर गए। कहते ही वह आदमी फिर से अनमना सा होकर नीचे की ओर देखने लगा और चुपचाप सा हो गया। मुझे लगा जैसे वह मन ही मन दूर अतीत में खो गया है और खोता चला जा रहा है। पर सहसा उसने कंधे झटक दिए और फर्श की ओर आंखें लगाए ही बोला। जलंधर में पहुंचते ही मुझे घोर निराशा हुई। फटीचर सा शहर, लोग जरूरत से ज़्यादा काले और दुबले, सड़कें टूटी हुई। सभी कुछ जाना पहचाना था, लेकिन बड़ा छोटा छोटा और टूटा फूटा। क्या यही मेरा शहर है जिसे मैं हेलेन को दिखाने लाया हूँ? हमारा पुश्तैनी घर जो बचपन में मुझे इतना बड़ा बड़ा और शानदार लगा करता था, पुराना और सिकुड़ा हुआ। माँ बाप बरसों पहले मर चुके थे। भाई प्यार से मिला, लेकिन उसे लगा जैसे मैं जायदाद बांटने आया हूँ और वह पहले दिन से ही खिंचा खिंचा रहने लगा। छोटी बहन की 10 बरस पहले शादी हो चुकी थी और वह मुरादाबाद में जाकर रहने लगी थी। क्या मैं विदेशों में बैठा इसी नगर के स्वप्न देखा करता था? क्या मैं इसी शहर को देख पाने के लिए बरसों से तरसता रहा हूँ? जान पहचान के लोग बूढ़े हो चुके थे। गली के सिरे पर कुबड़ा हलवाई बैठा करता था, अब वह पहले से भी ज़्यादा पिचक गया था और दुकान में चौकी पर बैठने के बजाय दुकान के बाहर खाट पर उखड़ू बैठा था। गलियां बोसीदा सोई हुई। मैं हेलेन को क्या दिखाने लाया हूँ? 2-3 दिन इसी तरह बीत गए। कभी मैं शहर से बाहर खेतों में चल जाता, कभी गली बाजार में घूमता, पर दिल में कोई स्फूर्ति नहीं थी, कोई उत्साह नहीं था। मुझे लगा जैसे मैं फिर किसी पराये नगर में पहुंच गया हूँ। तभी एक दिन बाजार में जाते हुए मुझे अचानक ऊंची सी आवाज़ सुनाई दी। ओ हरामजादे! मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया। यह हमारे शहर की परंपरागत गाली थी जो 24 घंटे हर गली की जबान पर रहती थी। केवल इतना भर विचार मन में उठा कि शहर तो बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसकी तहजीब ज्यों की त्यों कायम है। ओ हरामजादे! अपने बाप की तरफ देखता भी नहीं। मुझे लगा जैसे कोई आदमी मुझे ही संबोधन कर रहा हो। मैंने घूम कर देखा। सड़क के उस पार साइकिलों की एक दुकान की चबूतरे पर खड़ा एक आदमी मुझे ही बुला रहा था। मैंने ध्यान से देखा। काली काली पनियर मूछें, सपाट गंजे सिर और आंखों पर लगे मोटे चश्मे के बीच से एक आकृति सी उभरने लगी। फिर मैंने झट से उसे पहचान लिया। वह तिलकराज था, मेरा पुराना सहपाठी। हरामजादे, अब बाप को पहचानता भी नहीं है। दूसरे क्षण हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। ओ हरामजादे, बाहर की गया, साहब बन गया तू। तेरी साहिबी बिच मैं। और उसने मुझे जमीन पर से उठा लिया। मुझे डर था कि वह सचमुच ही जमीन पर मुझे पटक न दे। दूसरे क्षण हम एक दूसरे को गालियां निकाल रहे थे। मुझे लड़कपन का मेरा दोस्त मिल गया था। तभी सहसा मुझे लगा जैसे जलंधर मिल गया है, मुझे मेरा वतन मिल गया है। अभी तक मैं अपने शहर में अजनबी से घूम रहा था। तिलकराज से मिलने की देर थी कि मेरा सारा परायापन जाता रहा। मुझे लगा जैसे मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं सड़क पर चलते किसी भी आदमी से बात कर सकता हूँ, झगड़ सकता हूँ। हर इंसान कहीं का बनकर रहना चाहता है। अभी तक मैं अपने शहर में लौटकर भी परदेसी था। मुझे किसी ने पहचाना नहीं था, अपनाया नहीं था। यह गाली मेरे लिए वह तंतु थी, सोने की वह कड़ी थी जिसने मुझे मेरे वतन से, मेरे लोगों से, मेरे बचपन और लड़कपन से फिर से जोड़ दिया था। तिलकराज की और मेरी हरकतों में बचपना था, बेवकूफ़ी थी, पर उस वक्त वही सत्य था और उसकी सत्यता से आज भी मैं इनकार नहीं कर सकता। दिल दुनिया में सच बड़े भाड़े पर बड़े गहरे और सच्चे होते हैं।
चल कहीं बैठकर चाय पीते हैं, तिलकराज ने फिर गाली देकर कहा। वह पंजाबी दोस्त क्या जो गाली देकर फक्कड़ तोलकर बगलगीर न हो जाए। हम दोनों एक दूसरे की कमर में हाथ डाले खरामा खरामा मैं हीरा के दरवाजे की ओर जाने लगी। मेरी चाल में पुराना अलसाब आ गया। मैं जालंधर की गलियों में यूं घूमने लगा जैसे कोई जागीरदार अपनी जागीर में घूमता है। मैं पुलक पुलक रहा था। किसी किसी वक्त मन में से आवाज़ उठती, तुम यहाँ की नहीं हो, पराए हो, परदेसी हो। पर मैं अपने पैर और भी जोर से पटक पटक कर चलने लगता। चुच्चा हलवाई अभी भी वहीं पर बैठता है। और क्या तुम हमें धोखा दे गया है? और लोगों ने तो धोखा नहीं दिया। इसी अरहड़पन से एक दूसरे की कमर में हाथ डाले हम किसी जमाने में इन्हीं सड़कों पर घूमा करते थे। तिलकराज के साथ मैं लड़कपन में पहुंच गया था। उन दिनों का अलबेलापन महसूस करने लग गया था। दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगले पार्ट में।